वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। सो आज फिर से साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर हम लोग आ चुके हैं एंड इस क्लास को आप लास्ट तक देखना एंड इसके बाद आप जो बाकी 2 लेक्चर्स हुए हैं उसे भी देख ही लेना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने जेनवी क्लास 9 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस कराया कि प्रैक्टिस कराया और वहाँ से क्वेश्चंस आए, तो इसलिए आपको हर क्लास मिस नहीं करना है, हर क्लास को आपको देखते हुए चलना है। हर सब्जेक्ट की चल रही है, हिंदी इंग्लिश थोड़े पिछले बार रविवार को नहीं हुआ लेकिन बाकी सब्जेक्ट हो रही है। अगले रविवार को 100% हिंदी इंग्लिश दोनों की क्लास होने वाली है। ओके, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड टॉप 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एंड फटाफट इस क्लास को खत्म करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है जेएनवी सीएचएस और स्कूल एग्जाम क्लास 9 के लिए। ओके, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर फिल करना है। ये इसमें लिमिटेड सीट्स है क्योंकि यहाँ पे 1 to 1 गाइडेंस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टूडेंट के साथ बात करके उनकी हर प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, तो इसे ज़रूर अप्लाई करना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि यदि वेग स्थिर है तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक्सेलरेशन इज जीरो, ऑप्शन बी फोर्स इज जीरो, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका क्या होगा सही? यानी कि यदि जब वेलोसिटी कंसिस्टेंट रहेगी तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पे स्टेटमेंट सही है क्या? एक्सेलरेशन जीरो होगा या फोर्स जीरो होगा? यानी कि देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आपका आंसर हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, फोर्स जीरो रहेगा तो वेग स्थिर रहेगा। ओके, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स इंडिकेट्स। यानी कि दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन बी एक्सेलरेटेड मोशन, ऑप्शन सी रेस्ट, ऑप्शन डी वेरिएबल स्पीड। जब दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा क्या दर्शाती है? सीधी रेखा क्या दर्शाती है? जो स्ट्रेट लाइन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स इंडिकेट्स। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन बी एक्सेलरेटेड मोशन, ऑप्शन सी रेस्ट, ऑप्शन डी वेरिएबल स्पीड। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन ए। जब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में रहेगा तो ग्राफ क्या दर्शाएगा? मोशन, यूनिफॉर्म मोशन दर्शाएगा। समझ गए? जब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में रहेगा डिस्टेंस टाइम में तो ग्राफ इंडिकेट्स यूनिफॉर्म मोशन दर्शाएगा। ठीक, इंडिकेट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बैलेंस्ड फोर्स रिजल्ट इन। यानी कि संतुलित बल का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए चेंज इन मोशन, ऑप्शन बी नो चेंज इन मोशन, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी रोटेशन। देखो, जैसे कि हर क्लास में मैं बताता हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर पहले अपने से देखना, ट्राई करना। अगर नहीं आया तभी इसको आगे बढ़ा कर देखना है आंसर, पहले अपने से ट्राई करना एंड जब बता दूँ तब आप वहाँ से चेक करना कि मेरा कितना सही हुआ, यानी कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक, तो बस आपको ऐसे करना है। अगर आप चाहते हो कि पूरा चीज़ हम ही बता दें तो ऐसे नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो जब बैलेंस्ड फोर्स रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन ए चेंज इन मोशन, ऑप्शन बी नो चेंज इन मोशन, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी रोटेशन। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी नो चेंज इन मोशन। जब संतुलित बल रहेगा तो उसका परिणाम नो चेंज इन मोशन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू कैमल्स हैव ब्रॉड फीट? यानी कि ऊँट के पैर चौड़े क्यों होते हैं? इंक्रीज, ऑप्शन ए इंक्रीज प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज डिक्रीज प्रेशर, ऑप्शन सी इंक्रीज फोर्स, ऑप्शन डी डिक्रीज मास। जो ऊँट का पैर होता है आप लोगों ने देखा होगा चौड़ा होता है, लेकिन वो चौड़ा क्यों होता है? जो ऊँट का पैर चौड़ा क्यों होता है? क्या प्रेशर को इंक्रीज कराने के लिए, या प्रेशर को डिक्रीज कराने के लिए, या बल को यानी कि फोर्स को इंक्रीज कराने के लिए, या मास को इंक्रीज कराने के लिए, सॉरी डिक्रीज कराने के लिए? तो ऊँट का जो पैर होता है वो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए चौड़ा होता है। समझ गए? जो मास जो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए
हम ऊँट का पैर मतलब ऊँट का पैर चौड़ा होता है। अगर हमें प्रेशर जहाँ पे डिक्रीज करना है यानी कि कम करना है तो क्या करेंगे, चौड़ा चीज करेंगे। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस यानी कि आवृत्ति क्या निर्धारित करती है। ऑप्शन ए लाउडनेस, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी एनर्जी। जो आवृत्ति है वो क्या निर्धारित करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस क्या करती है, लाउडनेस या पिच या स्पीड या एनर्जी। फटाफट, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या दर्शाती है, पिच। जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच को दर्शाती है। ठीक। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ से याद पड़ा। जो हम लोग का ह्यूमन ईयर होता है यानी हम लोगों का कान, वो कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है, कितने हर्ट्ज तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज यानी कि जो हमारी ईयर होती है कान, वो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। आई थिंक ये क्वेश्चन है लास्ट है। ठीक, यहाँ पे आ ही गया। मनुष्य की श्रवण सीमा क्या होती है, यानी कि ह्यूमन ऑडिबल रेंजेस, यानी कि मनुष्य की श्रवण सीमा क्या होती है। ऑप्शन ए 10 से 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 से 20,000 हर्ट्ज, या ऑप्शन सी 100 से 1,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 200 से 2,000 हर्ट्ज। तो जो हम लोग का कान है यानी कि ह्यूमन ईयर, वो कहाँ तक सुन सकती है। तो सुनने की क्षमता क्या होती है, तो जो हमारी ह्यूमन ईयर है वो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ों को सुन सकती है। ठीक, जो हमारी ह्यूमन ईयर है वो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकती है। ठीक, यानी कि रेंज ये हो गया आप लोग का, समझ गए। 47 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी रबर। जो सबसे अच्छा चालक ऊष्मा चालक कौन सा है, सबसे अच्छा ऊष्मा चालक क्या होगा, कॉपर। यानी कि जो अगर आपसे पूछे सीएचएस के एग्जाम में कि विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है, तो कॉपर। वुड है, नहीं है। प्लास्टिक है, नहीं। रबर है, नहीं। लेकिन कॉपर सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है। समझ गए। अगर आपसे पूछ दे कि विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो सबसे अच्छा चालक ऊष्मा का चालक कौन सा है, तो कॉपर। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 47 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम इज कॉल्ड, यानी कि माध्यम के बिना ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन डी कन्वेक्शन, ऑप्शन डी रेडिएशन, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। जो हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम इज कॉल्ड, माध्यम के बिना ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। तो जो माध्यम के बिना, यानी कि माध्यम क्या हो गया, मीडियम, उसके बिना ऊष्मा संचरण होता है तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन कहलाता है। यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि जो रेडिएशन के बिना ऊष्मा का संचरण होता है, यानी कि जब माध्यम के बिना ऊष्मा का संचरण होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेडिएशन कहलाएगा। यानी कि हीट ट्रांसफर होगा और विदाउट मीडियम का, तो वो रेडिएशन ही कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 49 नंबर, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, यानी कि रेसिस्टेंस का। ये बहुत ही आसान है। आप लोगों ने बहुत सारी शॉर्ट्स भी देखे होंगे इससे रिलेटेड, मैंने तो देखा है। ठीक, आप भी मुझे कमेंट में बताना ये वाला आपने 100% शॉर्ट्स में देखा होगा। ओके, तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो बहुत ही आसान है। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। यानी कि आपने शॉर्ट्स में सुना होगा ओम, मतलब कि जो बिजली ऑफिस होती है वहाँ पे इंटरव्यू में, समझ गए। अभी भी शॉर्ट्स याद हो ही गया होगा बहुत सारे लोगों को। ठीक,
तो अगर आपसे पूछे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा तो ओम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज वायर हैज यानी कि फ्यूज तार में क्या गुण होता है? ऑप्शन ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी लो रेजिस्टेंस। यानी कि जो फ्यूज तार होता है उसमें क्या गुण होता है? फ्यूज तार में क्या गुण होता है? तो ये भी सिंपल है, फ्यूज तार जो होता है उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज तार में क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर सीएचएस में क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर हैज, तो फ्यूज तार में क्या गुण होता है? तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ गए? लो मेल्टिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट। एंड अभी तक आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, अब फिर बाकी 10 है अभी। ओके, तो देखो सबसे मेन चीज़, एसएसटी की क्लास चल रही है जो कि श्रेया मैम करा रही है, मैथ के श्रेयांश सर, साइंस तो मैं करा रहा हूँ। हिंदी की बात करें तो हिंदी श्रुति मैम कराने वाली है और इंग्लिश भी श्रेया मैम ही कराने वाली है। जैसा कि अभी क्लास सीएचएस क्लास 9 का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम आपका अप्रैल में है, बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसे लास्ट तक भाई देखते ही चलना। यहाँ तक जितने लोग आ गए हैं, बस अब 10 क्वेश्चन ही बचे हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट, अब उसे भी लास्ट तक देख ही लो। ठीक, तो लास्ट तक बचा है, उसे आप देख के आगे फिर बढ़ो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहीं पे आ रहे हैं। नेक्स्ट जब भी आप हम लोग फिर अगले फ्राइडे को लेने वाले क्लास साइंस की, तो वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। आपने 2 क्लास देखी, वहाँ पे थोड़ा एक बेसिक था, फिर उसके बाद मीडियम, अब एडवांस, अब इससे भी और ज़्यादा एडवांस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर है, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हो सकता है क्या? रियल या वर्चुअल या बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन। तो जो इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर से, तो क्या होता है? क्या वो रियल होता है या वर्चुअल होता है, या ऑप्शन ए और बी दोनों होता है, या ऑप्शन डी नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल दर्पण है वहां से आपका प्रतिबिंब रियल बनता है। ठीक, क्या बनता है? रियल बनता है। एक सेकेंड, वहां से जो कॉनकेव मिरर से आपका प्रतिबिंब रियल बनता है और आपका वर्चुअल भी बनता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो अवतल दर्पण है यानी कि कॉनकेव मिरर, वहां से आपका इमेज जो है वो रियल और वर्चुअल दोनों बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, यानी कि प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश है। ठीक, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी ग्लास। तो जो प्रकाश की गति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वो क्या पानी में होती है, क्या एयर में होती है, क्या वैक्यूम में होती है, या ग्लास में होती है? प्रकाश की गति कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? ठीक, तो प्रकाश की गति आपकी सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में। प्रकाश की गति जो है वो कहाँ होती है सबसे अधिक? वैक्यूम में आपकी प्रकाश की गति अधिक होती है। समझ गए? अगर क्वेश्चन आए कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, तो वैक्यूम। ओके, तो 52 नंबर भी ठीक से हो गया। 53, अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, यानी कि भूकंप किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी एमीमीटर। जो भूकंप आता है उसे किससे मापा जाता है? यानी कि जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें वाटर को लीटर में मापते हैं, कोई भारी चीज़ों को ग्राम, किलोग्राम, ये सारी चीज़ें में मापते हैं। तो क्या जो भूकंप है उसे किससे मापा जाता है? क्या थर्मामीटर से मापा जाता है, या थर्मामीटर से भूकंप मापा जाता है, या सिस्मोग्राफ से, या बैरोमीटर, या एमीमीटर? तो जो भूकंप आता है जब, तो उसे मापा जाता है
एंड वो मापने के लिए हम लोग यंत्र यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीस्मोग्राफ। भूकंप की जो तीव्रता बोली जाती है उसे हम लोग सीस्मोग्राफ से मापते हैं कि उसकी भूकंप की तीव्रता क्या थी। ठीक, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अर्थन क्विक इज मेजर्ड बाय सीस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी मास। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या दर्शाता है, यानी कि क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अभी तक जितना भी, और आगे भी है, समझ गए? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। परमाणु जो क्रमांक है वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है प्रोटॉन्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट प्रोटॉन्स। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स, यानी कि पीएच 7 से कम क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी एसिड, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी साल्ट। जो पीएच वैल्यू है उसे क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पीएच वैल्यू है लेस देन 7 से जो कम, वो क्या दर्शाता है? एसिड दर्शाता है। ठीक, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स एसिड। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा, यानी कि पीएच जो वैल्यू है वो 7 से कम क्या दर्शाएगा? तो एसिड दर्शाएगा। समझ गए? तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसे भी आप याद कर ही लेना, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर ही लेना। याद क्या, आप समझ लो इसे। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यानी कि कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पे वो क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। यानी कि क्या आयरन जो है वो क्या लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा कमरे के तापमान पे? कॉपर और एल्यूमिनियम तीनों नहीं होगा। मरकरी 100% हो जाएगा, यानी कि जब जो मरकरी है वो कमरे के तापमान पर निर्भर करती है। अगर कमरे का तापमान अधिक रहा तो वो क्या हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। ओके, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो आपका यह 56 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। समझ गए? विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है, तो मरकरी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट कंबस्टन प्रोड्यूस, यानी कि पूर्ण दहन में क्या बनता है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी स्मोक, ऑप्शन डी सूट। जो कंप्लीट कंबस्टन क्या बनता है? कंप्लीट कंबस्टन से, यानी कि पूर्ण दहन से क्या होता है? CO2। ठीक, जो पूर्ण दहन होगा तो उससे क्या निकलेगा? प्रोड्यूस क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 57 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। 3 और क्वेश्चंस बचे हैं, उसे भी हम लोग फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एंड अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट ही आया है। ठीक, फिर अगर आप नेक्स्ट क्लास देखते हो तो वहाँ पे इससे भी और हार्ड लेवल आएंगे, एंड ये ऑल चैप्टर से यहाँ पे रहने वाले हैं। हर चैप्टर से आप देखते हो तो क्वेश्चंस है यहाँ पे। समझ गए? 58 नंबर क्वेश्चन है, वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड, यानी कि वायरस कहाँ प्रजनन करता है? ऑप्शन ए एयर में, ऑप्शन बी वाटर में, ऑप्शन सी होस्ट सेल, ऑप्शन डी सोइल। यानी कि वायरस जो है वो कहाँ पे प्रजनन करता है? रिप्रोड्यूस कहाँ पे करता है? तो होस्ट सेल में। जो वायरस है वो होस्ट सेल में क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। ठीक, यानी कि आपका 58 नंबर का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। समझ गए? 58 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, 59 नंबर क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज, यानी कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है? ऑप्शन ए प्रेमेवियल, ऑप्शन बी
इम्पेरिमेबल, ऑप्शन सी सेमी पेरिमेबल, सेमी पेरमेबल, ऑप्शन डी सॉलिड। ओके, जो कोशिका झिल्ली वो कैसी होती है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो सेमी परमिएबल, ठीक, परमिएबल होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, ठीक। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, यानी कि अम्ल वर्षा किससे होती है, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2 एंड NO2, ऑप्शन डी O2, ऑप्शन डी H2। जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है, वो किससे होती है, तो SO2 एंड NO2 से, ठीक। तो ये 60 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली। आप चाहते हो इसका PDF लेना तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पे PDF अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक। एंड टॉप 20 क्वेश्चंस यही थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोगों ने लास्ट तक देखा ही होगा, तो एक बार कमेंट करके कुछ तो एक प्यारा सा कमेंट कर ही देना, ओके। एंड ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, उससे जाकर फटाफट फिल कर दो, वहाँ से आपको मेंटर्स आपके गाइड करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। सो ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो के पार्ट में, यानी कि फ्राइडे को। बाय बाय एवरीवन।